हेलो एवरीवन दोस्तों, आज इस वीडियो में एक ज्योग्राफी का टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है दोस्तों एटमॉस्फेयर। दोस्तों हिंदी में इसको हम बोलते हैं वायुमंडल। दोस्तों ये क्लास दोनों मीडियम्स के लिए होने वाली हैं, चाहे आप दोस्तों हिंदी मीडियम्स के हों या फिर इंग्लिश मीडियम के हों, आप सभी के लिए क्लास है। आपको बता दें कि एटमॉस्फेयर टॉपिक से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन हर एक बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चाहे आप दोस्तों एसएससी का एग्ज़ाम दे लें या फिर आप रेलवे का एग्ज़ाम दे लें या फिर कोई भी आप डिफेंस का एग्ज़ाम दे लें, जैसे कि एनडीए हो गया, सीडीएस हो गया, या फिर कोई भी आप स्टेट एग्ज़ाम दें जैसे पुलिस का एग्ज़ाम हो गया, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप इस वीडियो के नोट्स आप चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका दोस्तों आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भाई आपको बता दें कि इस वीडियो में आपको बेहतरीन ट्रिक्स के साथ इस वीडियो को मैं कवर करने वाला हूं। अगर आप ये वीडियो 100% देख लेते हैं, यानी पूरी देख लेते हैं, तो आपके एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इसे पूरा कर पाएंगे और आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। ये मेरी गारंटी है 100% की। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे दोस्तों शेयर कर देना और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे वो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर क्या होता है, वायुमंडल क्या होता है, उसके बाद पढ़ेंगे हम गैसेस के बारे में। ठीक है, कौन कौन सी गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं, वायुमंडल में गैसें। और नंबर 3 पे पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे हम वायुमंडल की परतें यानी लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। दोस्तों होता क्या है कि लड़के ज़्यादातर इस टॉपिक को कवर करते हैं, ये भूल जाते हैं एटमॉस्फेयर और ये भूल जाते हैं गैसेस का टॉपिक। और यहाँ से हमेशा परीक्षा में यानी पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो एग्जामिनर हमें फंसा देता है। तो हम ये सारे के तीनों टॉपिक कवर करेंगे जिससे कि एग्जाम में अगर यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बने तो वो आपसे बिल्कुल सॉल्व हो जाए। दोस्तों मैंने यहाँ पे आपके लिए कुछ क्वेश्चंस भी रखे हैं, आपको एक बार दिखा देते हैं, आपको इसको प्रैक्टिस करवा देंगे जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। दोस्तों देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन IAS 1998 का है। जब आप ये टॉपिक ख़त्म कर लेंगे ना तो आप ये भी क्वेश्चन बनाने में कामयाब रहेंगे। तो ऐसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए रखे हैं जो कि अच्छे सवाल हैं जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पर दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हमें पता था कि आप में से लगभग 80% लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ये टॉपिक पहले किसी न किसी टीचर से पढ़ा होगा। तो इसलिए मैंने 2 क्वेश्चन आप पे रखे हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन आते हैं जो कि इजी क्वेश्चन है तो हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताएं। जहाँ पहला क्वेश्चन है विच गैस इज मोस्ट प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, यानी इनमें से कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। पहला ऑप्शन हाइड्रोजन, दूसरा ऑप्शन हीलियम, तीसरा ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा ऑप्शन है आर्गन। भाई दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है कि वायुमंडल में किस परत में निशादीप्त बादल पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन है ट्रोपोस्फीयर, दूसरा ऑप्शन है स्ट्रेटोस्फीयर, तीसरा ऑप्शन है मीजोस्फीयर और चौथा ऑप्शन है थर्मोस्फीयर। हिंदी भी लिखी हुई है। अगर आपको ये क्वेश्चन आते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर वीडियो के अंत में जरूर बताएं। भाई दोस्तों आपको ये वीडियो देखोगे तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों अब आप बात करते हैं एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर होता क्या है, आपको बता दें कि एटमॉस्फेयर में जो आपको ये गैसेस दिख रही हैं, बस इन गैसों को अगर आप आपस में मिला दें और ये काफ़ी गैस बन जाए तो ये हमारे एटमॉस्फेयर का निर्माण कर देती हैं। ये दोस्तों एटमॉस्फेयर का एक पार्ट हुआ। ठीक है, भैया आपको बताते हैं कि जो ये ज्वालामुखी फटा है, इसमें जो गैसें निकल रही हैं हमारे एटमॉस्फेयर में मिलाएंगे जिससे कि एटमॉस्फेयर का और निर्माण होगा। लेकिन ये गैसेस कैसी हैं, गंदी, क्योंकि ज्वालामुखी से निकली हैं तो ये हमारे एटमॉस्फेयर को डैमेज करेंगे। लेकिन अगर ये अच्छी गैसें होती तो हमारे एटमॉस्फेयर को एक फ़ायदा देती और एटमॉस्फेयर काफ़ी अच्छा हरा भरा रहता हमारा। ठीक है, भाई आपको बता देते हैं एटमॉस्फेयर बनता कैसे है। दोस्तों एटमॉस्फेयर ये रहा एटमॉस्फेयर। ठीक है, यानी हिंदी में बोलेंगे वायुमंडल। ठीक है, एटमॉस्फेयर दोस्तों 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है जो कि मैंने आपको पहले बता दिया है। क्या, पहले तो गैसेस होंगी, नंबर 2 पे दोस्तों होता है एरोसोल्स। हाँ ठीक है, और नंबर 3 पर होंगे हमारी वो होते हैं वाटर वेपर। ठीक दोस्तों, एरोसोल्स को क्या हिंदी में कहते हैं वो आपको बताते हैं। एरोसोल्स को हिंदी में बोलते हैं धूलकण। ठीक, और वाटर वेपर को बोलते हैं जलवाष्प। अब ये होता क्या, ये भला क्या है, ये आप एक बार समझ लीजिए। दोस्तों धूलकण क्या होते हैं, जो हमारे जब जैसे आंधी वगैरह आती है तो हमारी जो आँखों में धूल भर जाती है उसी को हम धूलकण कहते हैं। और क्योंकि जो छोटे छोटे नैनो पार्टिकल्स होते हैं डस्ट के, जो वायुमंडल में घूमते रहते हैं, उन्हें हम धूलकण कहा जाता है। जो कि एटमॉस्फेयर जब बनता है तो ये इसमें अहम भूमिका निभाते हैं। ठीक है,
भाई दोस्तों जलवाष्प क्या होती है कि जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जब इनको गैस में चेंज कर दिया जाता है, गैस में, क्योंकि एटमॉस्फेयर में गैस के रूप में हमेशा घूमते रहते हैं, इसीलिए इन्हें जलवाष्प कहा जाता है। यहाँ से दोस्तों एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, वो आपको बता देते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कम्बल का कार्य कौन करता है? कम्बल का कार्य कौन करता है? कम्बल का कार्य कौन करता है? तो कम्बल का कार्य कौन करता है? हमारा वाटर वेपर यानी जलवाष्प। ये क्वेश्चन याद रखना भाई दोस्तों। अगर गैसेस की बात करें तो गैसेस जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें काफ़ी ज़्यादा पाई जाती हैं। इसमें 4 महत्वपूर्ण गैसें हैं। सबसे पहले दोस्तों नंबर 1 पे आती है, वो उसका नाम होता है हमारा नाइट्रोजन। भाई नंबर 2 पे आती है, उसका नाम होता है हमारा ऑक्सीजन। भाई नंबर 3 पे आती है हमारी, उसका नाम होता है आर्गन। और जो नंबर 4 पे आती है उसका नाम होता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों मैंने आपसे एक क्वेश्चन शुरू में पूछा था कि इनमें से ये वाला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं एक बार, ठीक है, कि इनमें से कौन सी गैस वायु में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। तो आपसे अभी ये क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। कैसे, अभी देखो बताते हैं हम, ठीक है। तो ये गैसेस 4 पाई जाती हैं। अब इनको याद करने की आपको ट्रिक भी बता देते हैं, जिससे कि आपका जो क्वेश्चन मैंने बताया था वो भी सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है कि जब पेपर में सवाल आते हैं तो हम भूल जाते हैं कि कौन सी गैस किस मात्रा में पाई जाती है और कौन सी गैस किससे अधिक है। तो इसके लिए मैंने आप एक ट्रिक ईजाद कर रखी है बहुत अच्छी सी। उसका नाम क्या है वो देखो आप, ठीक है। ट्रिक क्या होगी? ट्रिक हमारी हो जाएगी नो ए और सी। मतलब मेरे घर में AC नहीं है तो ये हमारी ट्रिक हो गई, ठीक है। तो नो AC, तो N से हमारी हो जाएगी नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन। भाई O से हमारी हो जाएगी ऑक्सीजन, A से हमारी हो जाएगी आर्गन और C से हमारी हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, ठीक है। तो इस पे ऐसा चिन्ह लगा दो, मतलब सबसे ज़्यादा क्या पाई जाएगी? नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर आर्गन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो आपको यहाँ से समझ में आ गई इसमें से कौन सी गैस किस मात्रा में पाई जाती है। मतलब सबसे ज़्यादा मिलेगी क्या? नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर आर्गन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे जो हमने आपसे पूछा था। क्वेश्चन ये था कि इनमें से कौन सी गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। अब आप यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि कौन सा इसमें ऑप्शन सही हो सकता है, ठीक है। कौन सा सही हो सकता है आप देखो। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन करने के सबसे पहले अपनी ट्रिक लिख लो, नो ए और सी। तो क्या नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाई जाती है? नाइट्रोजन के ऑप्शन में है देखो, नहीं, तो इसको क्रॉस कर दो। ऑक्सीजन देखो इसमें ऑप्शन में है, नहीं, इसको भी क्रॉस कर दो। अब आर्गन देखो, क्या आर्गन इस ऑप्शन में है, ये रहा डी ऑप्शन। मतलब सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाएगी इस ऑप्शन के अनुसार? तो वो पाई जाएगी आर्गन, और वैसे वास्तविक में कौन सी पाई जाती है? नाइट्रोजन, ठीक। तो आर्गन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से हमारे 1 नंबर एग्जाम में मिल जाएगा। अभी दूसरा क्वेश्चन है, ये भी आपके दोस्तों अभी क्लियर हो जाएगा थोड़ी देर में, ठीक है। अभी हम चलते हैं जहाँ हमने पढ़ाए थे, ठीक है। आपको दोस्तों गैसेस समझ में आ गई, आपको गैसेस समझ में आ गई। अब हम चलते हैं कि एटमॉस्फेयर में लेयर्स एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी पाई जाती हैं, ठीक है। तो यानी कह सकते हैं वायुमंडल की परतें, वायुमंडल की परतें। इंग्लिश में बोलेंगे कि एटमॉस्फेरिक लेयर, एटमॉस्फेरिक लेयर्स, ठीक है। तो दोस्तों वायुमंडल में कुछ परतें इस प्रकार पाई जाती हैं, आप देख लीजिए। तो सबसे पहले जो पाई जाती है वो दोस्तों पाई जाती है वो उसका नाम होता है ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, जिसे हिंदी में बोलते हैं क्षोभ मंडल। भाई नंबर 2 पे दोस्तों पाई जाती है उसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटो, और इसको बोलते हैं समताप मंडल, समताप मंडल। नंबर 3 पे पाई जाती है उसको बोलते हैं दोस्तों मीजोस्फेयर, मीजोस्फेयर, इसको बोलते हैं मध्य मंडल, मध्य मंडल। नंबर 4 पे पाई जाती है उसको बोलते हैं दोस्तों थर्मोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, और इसको हिंदी में बोलते हैं तापमंडल। और नंबर 5 पे जो पाई जाती है उसको बोलते हैं एक्सोस्फेयर, इसको बोलते हैं हिंदी में बहिर्य मंडल। दोस्तों सवाल अब ये आता है कि इनको हम याद कैसे करें, क्योंकि जब एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमें अक्सर ये भूल जाते हैं कि कौन सी लेयर कब आती है, कौन सी लेयर कब आती है।
दोस्तों मैंने इनके लिए एक शानदार ट्रिक बना रखी है, आपको अगर अच्छी है बताना, ठीक है। तो ट्रिक हमारी क्या है वो एक बार देख लीजिए। ट्रिक क्या है वो देखिए एक बार। ट्रिक हमारी है क्या कि छोले समोसे में आया बाहर, ठीक है। छोले समोसे में आया बाहर, आप इसको याद कर लो खाली, छोले समोसे में आया बाहर। आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल इससे क्वेश्चन आपका बाहर नहीं आने वाला। अगर लेयर्स के को अगर अरेंज करने के लिए पेपर में क्वेश्चन आता है 1 नंबर का या 2 नंबर का, तो इससे बाहर आपके सवाल नहीं जाएगा, इस ट्रिक से बाहर। अगर आपको ये ट्रिक याद है क्या, तो छोले यानी छा से क्या हो जाएगा हमारा क्षोभ मंडल, समोसे यानी सा से हमारा क्या हो जाएगा समताप मंडल, माँ यानी मध्य मंडल, आ मतलब यानी ताप मंडल, और बा यानी बहर यानी बहर। अब आपको क्वेश्चन आ रहा होगा दिमाग में, आ को ताप मंडल कैसे होगा। थर्मोस्फीयर में दोस्तों, थर्मोस्फीयर तो क्वेश्चन बहुत ही कम आता है। थर्मोस्फीयर को ही आयन मंडल कहा जाता है, इसको याद रखना, आयन मंडल कहा जाता है, ये बात याद रखना, ठीक है। थर्मोस्फीयर में एक छोटी सी लेयर पाई जाती है जैसे आयन मंडल कहते हैं। तो आयन मंडल से क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं। क्यों पूछे जाते हैं वो आप जब आयन मंडल आपको अभी डीप में पढ़ाएंगे तो वहाँ से आपका ये सब डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं किस पे, ट्रोपोस्फीयर पे, क्योंकि ट्रोपोस्फीयर हमें पढ़ना है आखिर में जाके। तो ट्रोपोस्फीयर चलते हैं। इधर रहा हमारा ट्रोपोस्फीयर, ठीक है दोस्तों। ट्रोपोस्फीयर क्या होता है कि इसको साइड कर देते हैं। हाँ दोस्तों, ट्रोपोस्फीयर क्या होता है कि ट्रोपोस्फीयर जो अर्थ की सबसे नीची क्या होती परत, मान लो ये हमारी अर्थ है, ठीक है। इसको हम अगर रंग दें अर्थ को कैसे कलर से, नीले कलर से, ठीक है। तो ये हमारी अर्थ नीले कलर से रंग गई और हम इसमें अब बना देते हैं ट्रोपोस्फीयर, ठीक है। आप देखो ये रहा मेरा ट्रोपोस्फीयर बन गया। और चूँकि अर्थ के चारों ओर वायुमंडल होता है, ठीक है, तो ये इसका मतलब मान लो कहीं सेंटर होगा। अभी सेंटर नहीं देख रहा तो रेड पेन ले लेते हैं, वहाँ से आपको दिखेगा क्लियर। ये रहा हमारा सेंटर, ठीक है। और ये होता है अर्थ का पोल, होता है कि नहीं पोल। तो पहले इसकी हाइट देखते हैं, ट्रोपोस्फीयर की हाइट क्या होती है, ठीक है। तो ट्रोपोस्फीयर की अगर हम पोल से हाइट देखें तो लगभग 8 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगी। कितनी, 8 किलोमीटर। भाई दोस्तों, अगर ये जो लाइन होती है इसको बोलते हैं हिंदी में विषुवत रेखा, इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेटर। अगर इक्वेटर से इसकी हाइट देखें तो लगभग जो मिलती है वो हमें मिलती है 18 किलोमीटर। कितनी मिलती है, 18 किलोमीटर देखने को लगभग मिलती है। इससे थोड़ी ज़्यादा मिल सकती है, कम भी हो सकती है, 1-2 किलोमीटर का फ़र्क देखने को मिलता है। लेकिन क्वेश्चन कभी हाइट से आएगा तो ये 8 किलोमीटर लिखा होगा या 18 किलोमीटर ऑप्शन में, या 8 किलोमीटर या फिर 16 किलोमीटर, ये 2 ही ऑप्शन होते हैं। या तो ये होगा या तो ये, दोनों साथ कभी नहीं आएंगे, ठीक है। अब थोड़ी जनरल बात कर लेते हैं ट्रोपोस्फीयर के बारे में। देखो ट्रोपोस्फीयर में क्या होता है कि आपको दिख रहा होगा कि ट्रोपोस्फीयर में बारिश होगी, ट्रोपोस्फीयर में बादल होंगे, ठीक है। ट्रोपोस्फीयर से जितने पक्षी अच्छी उड़ते हैं वो कहाँ उड़ेंगे, ट्रोपोस्फीयर में उड़ेंगे। मतलब जितनी भी आपको घटनाएं डेली लाइफ में देखने को मिलती हैं वो सारी की सारी कहाँ होती हैं, ट्रोपोस्फीयर में होती हैं। तो चलिए एक एक करके हम लिख देते हैं, ठीक है। क्या क्या होंगी वो देखिए आप। नंबर 1, मतलब जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं, मौसमी समझ रहे क्या, मौसमी घटनाएं, जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं वो सारी की सारी कहाँ होती हैं, ट्रोपोस्फीयर में। जैसे मौसमी घटना में आती है हमारी आंधी, तूफान, वर्षा, ओला वृष्टि यानी ओला गिरते हैं या कह सकते हैं हम, ठीक है, आंधी तूफान वर्षा। आपने एक चीज़ सुनी होगी जेट स्ट्रीम, जेट स्ट्रीम भी इसी लेयर में पाई जाती है जो कि ऊपर की तरफ होती है, ठीक है। तो मौसमी घटना में आंधी तूफान वर्षा ओला जेट स्ट्रीम, मतलब जितनी भी होती हैं, और भी लिख दो 2-3 चीज़ें तो आ जाएंगे। नंबर 2 क्या होता है कि जो ट्रोपोस्फीयर में ऊपर जाते हैं, जब ट्रोपोस्फीयर में ऊपर जाते समय, क्या ऊपर जाते समय इसका तापमान घटने लगता है। क्या तापमान क्या होता है, घटने लगता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद कर लेना हमेशा। क्या ट्रोपोस्फीयर में ऊपर जाते समय इसका तापमान घटने लगता है। भाई नंबर 3 पे अगर पॉइंट देखो तो नंबर 3 पे मिलेगा कि क्या होता है कि क्षोभ मंडल में क्या होता है, जितने भी ऐसे पक्षी वगैरह कहाँ उड़ते हैं, यहीं उड़ते हैं क्षोभ मंडल में, ठीक है। भाई अगर नंबर 4 पे देखा पॉइंट, तो दोस्तों जो हेलीकॉप्टर्स होते हैं, हेलीकॉप्टर्स वो कहाँ उड़ेंगे, वो भी इसी मंडल में उड़ेंगे। लेकिन याद रखना जो हमारे एरोप्लेन होते हैं, एरोप्लेन
वो यहाँ पे नहीं उड़ते। क्यों नहीं उड़ते? क्योंकि एरोप्लेन को उड़ने के लिए लगभग 40,000 फीट की ऊंचाई चाहिए होती है, 40,000 फीट की ऊंचाई। और जब 40,000 फीट की ऊंचाई ये पार करते हैं तो लगभग हमारा लग जाता है क्या? स्ट्रेटोस्फेयर। तो इसलिए ये यहाँ नहीं उड़ते। ठीक है, उड़ते कहाँ? ये स्ट्रेटोस्फेयर में, जो अभी आपको आगे बताएंगे। ठीक, तो ये 4 पॉइंट याद रखना क्या कि मौसमी जितनी घटनाएं होती हैं वो कहाँ होंगी? ट्रोपोस्फेयर में। नंबर 2 पे याद रखना कि ऊपर जाते समय इसका तापमान घटने लगता है। भाई नंबर 3 पे याद रखना कि क्षोमंडल जितने पक्षी वगैरह सारे के सारे कहाँ उड़ेंगे? ट्रोपोस्फेयर में उड़ते हुए दिखाई देंगे, यानी क्षोमंडल में। हेलीकॉप्टर्स कहाँ उड़ेंगे? क्षोमंडल में। लेकिन एरोप्लेन कहाँ उड़ेंगे? वो उड़ेंगे हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में। ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग पॉइंट होता है एग्जाम का। ठीक भाई दोस्तों, एक नंबर 5 पॉइंट भी लिख लीजिए कि ट्रोपोस्फेयर की ऊपरी सीमा को ट्रोपोपॉज या क्षोभ सीमा कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों स्ट्रेटोस्फेयर पे। ये रहा स्ट्रेटोस्फेयर। दोस्तों ट्रोपोस्फेयर के जस्ट ऊपर क्या होता है? स्ट्रेटोस्फेयर होता है। मैंने आपको ट्रिक में समझाई था। जो स्ट्रेटोस्फेयर होता है इसकी देखो जो लंबाई होती है, यानी जो इसका जो ऊंचाई होती है वो लगभग वो कितना होता है याद रखना? वो चलता हमारा 18 किलोमीटर से लगभग 50 किलोमीटर तक। ठीक है, 50 किलोमीटर तक ये पाया जाता है। कितना? 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक। ठीक है, यानी समझ में आया कि नहीं? ये होता है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में होता कुछ नहीं, बिल्कुल क्लीन होता है। इसमें सिर्फ एक पॉइंट याद रखना, क्या याद रखना? स्ट्रेटोस्फेयर में क्या? ये रहा हमारा स्ट्रेटोस्फेयर, यानी कह सकते हैं समताप मंडल। हाँ, इसमें एक पॉइंट याद रखना। क्या पॉइंट है वो देखो तुम पहले। पहला पॉइंट है क्या कि ऊपर जाते समय इसमें क्या होता है? तापमान बढ़ने लगता है। ठीक है, और नंबर दूसरा पॉइंट याद रखना सबसे इम्पोर्टेंट, क्या कि इसमें कोई भी मौसमी घटना नहीं होती। ठीक, आपको बता देते हैं कि मान लो जैसे कि ये मान लो एक लेयर बना दी मैंने, ये ठीक है, ये लेयर है एक स्ट्रेटोस्फेयर की लेयर। ठीक है, और इसमें यहाँ पे एक छोटी सी अंदर लेयर होती है स्ट्रेटोस्फेयर में ही, छोटी सी लेयर। ठीक, इसलिए इसको बोलते हैं दोस्तों ओजोन लेयर। क्या बोलते हैं? ओजोन लेयर। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ओजोन लेयर किस लेयर में पाई जाती है, तो उसको याद रखना किसमें पाई जाएगी? स्ट्रेटोस्फेयर में। नंबर 3 पे याद रखना कि ओजोन लेयर भी स्ट्रेटोस्फेयर में होती है। ठीक है, अब इसकी हाइट पूछ लेता है कभी कभी कितना होता है। तो ये अक्सर जो होती है वो 18 किलोमीटर से लेकर 35 किलोमीटर के बीच में होती है। इसको याद रखना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन तो नहीं पूछता, लेकिन क्वेश्चन पूछेगा कि ओजोन लेयर किस मंडल यानी किस स्फीयर में पाई जाती है। तो क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर जाएगा स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। ठीक है, तो जो हमने ट्रोपोस्फीयर में पढ़ाया था कि जो एरोप्लेन वगैरह होते हैं कहाँ उड़ते हैं? यहीं पे उड़ते हैं। ठीक है, ये हमारा स्ट्रेटोस्फीयर यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब इसके बाद आता है नंबर 3, वो आता है हमारा मध्यमंडल। ठीक है, ये रहा मध्यमंडल। ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपरी वाले भाग को क्या बोलते हैं? मध्यमंडल। और स्ट्रेटोस्फीयर की ऊपरी जो परत होती है उसको बोलते हैं स्ट्रेटोपोज। जैसे ट्रोपोस्फीयर में ऊपरी परत ट्रोपोपोज और स्ट्रेटोस्फीयर की ऊपरी परत स्ट्रेटोपोज। समझ में? ये होता है मीजोस्फीयर, जिसकी दोस्तों इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखो खैर। इसकी जो लंबाई होती है 50 से 80 किलोमीटर, मतलब ऊंचा होता है हाइट। और इसमें सब एक पॉइंट याद रखना कि इसमें क्या होते हैं जो मेटेओर्स, ये दिख रहे हैं आपको, यानी जो उल्का पिंड होते हैं इसी में आके जल जाते हैं। इसके नंबर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो उसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है कि जो उल्का पिंड होते हैं कहाँ जलते हैं आगे? वो जलेंगे आके कहाँ पर? मीजोस्फीयर में। ठीक, रिलेटेड क्या क्या पॉइंट है वो आपको एक बार बता देते हैं हम। ठीक है,
तो पहला पॉइंट क्या है वो देखो आप यहाँ पे लिख देते हैं पहले मीजोस्फीयर, मीजोस्फीयर यानी मध्य मंडल, ठीक। तो मीजोस्फीयर में पहला पॉइंट क्या है वो देखो, पहला पॉइंट यहाँ पे लिखो क्या, ऊपर जाते समय इसका तापमान घटने लगता है। तो तापमान क्या होता है, तापमान घटने क्यों लगता है उसको मैं आपको थोड़ा सा टेक देता हूँ। देखो पहले में पढ़ा ट्रोपोस्फीयर, उसका घटा, फिर स्ट्रेटोस्फीयर का बढ़ा, ठीक है। फिर आया मीजोस्फीयर, इसका दोस्तों घटेगा, फिर आएगा इसके बाद थर्मोस्फीयर, उसका बढ़ेगा, फिर आएगा एक्सोस्फीयर, उसका घटेगा। तो इस प्रकार कुछ चलता है, घटेगा बढ़ेगा घटेगा बढ़ेगा फिर घटेगा, ठीक। इस प्रकार कुछ चलता है, इसको आप जस्ट ऐसे रैंडमली याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ऊपर जाते समय इसका टेम्परेचर क्या होगा, घटेगा। नंबर 2, जो उल्का पिंड होते हैं, उल्का पिंड वो यहीं आकर क्या होते हैं, जल जाते हैं, यहीं आपके जल जाते हैं। ये सही लिख देता हूँ मैं, रुक जाओ एक मिनट। जल यहीं पे आकर क्या करते हैं, जलते हैं, ठीक है, उल्का पिंड। नंबर 3, यहीं पे दोस्तों मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था शुरुआत में, निशादीप्त बादल कहाँ पाए जाते हैं। तो जो निशादीप्त बादल होते हैं, निशादीप्त बादल, ठीक है, जो निशादीप्त बादल होते हैं यानी कह सकते हैं नॉक्टिलोसेंट क्लाउड, वो दोस्तों कहाँ मिलेंगे, वो भी दोस्तों मध्यमंडल में यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट थे, ये आपको याद रखें ना। और इसका जो लास्ट वाली जो ऊपरी सीमा होगी उसको बोलते हैं क्या, मीजोपॉज। वो तो सिंपली सबको पता होगा, मीजोपॉज, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है। नेक्स्ट में आया थर्मोस्फीयर में कुछ नहीं है, थर्मोस्फीयर बिल्कुल ईजी है, ठीक है। ये आपको थर्मोस्फीयर दिख रहा होगा, ठीक है। तो थर्मोस्फीयर के पहली बात इसका एक सब पार्ट होता है जिसको बोलते हैं आयन मंडल, और इंग्लिश में बोलते हैं आयनोस्फीयर, ठीक है, आयन मंडल, ठीक है। इसमें इसको आयन मंडल क्यों बोलते हैं, उसका बहुत ही बड़ा कारण है। 1 मिनट बड़ा हो जा भाई, ठीक है। इसको आयन इसलिए देखो होता है क्या है, जब इस लेयर में जब जाते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चीज़ें आप कण यानी पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं, यानी विद्युत चुंबकीय कण देखने को मिलते हैं। इसके लिए इसका नाम रखा गया क्या, आयन मंडल, ठीक है। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है वो यही है कि इसको याद रखना क्या, कि इसमें क्या होता है, इसमें जो रेडियो तरंगें होती हैं, रेडियो वेव्स होती हैं, अरे हमने क्या लिख दिया, ये रेडियो वेव्स होंगी ना कि बेस, रेडियो वेव्स होंगी वो दोस्तों इसमें पाई जाएंगी। और इसमें कुछ काम नहीं होता, सबसे बड़ा सिंपल सी चीज़ इसको याद रखना क्या, तापमंडल यानी थर्मोस्फीयर में रेडियो वेव्स कहाँ होती हैं, तो रेडियो वेव्स मिलेंगे आपको तापमंडल में। समझ में आया कि नहीं, पहला चीज़, ठीक है। और दूसरा चीज़ क्वेश्चन पूछता है कि आयन मंडल कहाँ पाए, तो आयन मंडल भी कहाँ मिलेगा आपको, तापमंडल में। अब तीसरा इसका हाइट पूछ लेगा, तो इसकी जो हाइट होती है 80 से लेकर 500 किलोमीटर तक ही दोस्तों पाया जाता है। कितना, 80 से लेकर 500 किलोमीटर तक इसकी हाइट आपको देखने को मिलती है, ठीक है, तापमंडल। समझ में आया कि नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट लास्ट में, जिसका नाम है हमारा एक्सोस्फीयर। ये रहा एक्सोस्फीयर, ठीक, आपको दिख रहा होगा एक्सोस्फीयर, इसको बोलते हैं बहिर्मंडल। ये सबसे आखिरी है बहिर्मंडल, ये आपको दिख रहा होगा एक्सोस्फीयर, ठीक है। तो इसकी जो हाइट, पहली चीज़ इसको लिख ले, तो इसकी जो हाइट होती है 500 किलोमीटर से ज़्यादा होती है, ठीक है। 500 किलोमीटर से चले जाते हैं कहाँ, स्पेस में, वहाँ से हो जाता है स्पेस स्टार्ट, ठीक। और इसकी हाइट आज तक किसी ने नापी नहीं पाई कितनी है, समझ रहे। और इसका दूसरा पॉइंट होता है कि यहाँ पे दोस्तों एक चमकीली रोशनी देखने को मिलती है, क्या, चमकीली रोशनी यहाँ पे देखने को मिलती है, जिसका नाम होता है ऑरोरा ऑस्ट्रोलिस और ऑरोरा बोरोलिस, ठीक। और जितने भी दोस्तों सैटेलाइट वगैरह छोड़े जाते हैं, वो दोस्तों इसी एक्सोस्फीयर में ही छोड़े जाते हैं, ठीक है। क्यों छोड़े जाते हैं, क्योंकि जब ये पृथ्वी से क्या होता है, जब पृथ्वी से यहाँ पे कनेक्शन छूट जाता है तो वहीं से वायुमंडल स्टार्ट होता है। जब वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है बिल्कुल शून्य हो जाता है, ये सैटेलाइट आराम से आकाश में घूम सकते हैं, समझ रहे। तो वहाँ से
अब यहाँ से एक क्वेश्चन मिलेगा, सैटेलाइट से पूछ लेगा सैटेलाइट कहाँ पाए जाते हैं, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, ऑरोरा बोरेलिस, ये कहाँ मिलते हैं, वो क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, अब होते क्या ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस वो आपको एक बार दिखा देते हैं, 1 मिनट। हाँ, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। ठीक है, सीताराम राधे श्याम, राधे श्याम सीताराम। खुल जा भाई, अरोरा ऑस्ट्रेलिस, ये रहा अरोरा ऑस्ट्रेलिस। जो ये आपको लाइट दिख रही है ना, ये लाइट, इसको ही बोलते हैं अरोरा ऑस्ट्रेलिस और अरोरा बोरेलिस। ठीक है, ये जो लाइट दिखती है, ठीक है, ये अरोरा ये दोस्तों अरोरा ऑस्ट्रेलिस, अरोरा बोरेलिस दोनों को बोलते हैं। अब क्वेश्चन पूछता है कभी कभी कि 1 मिनट क्वेश्चन खुल जाए, 1 मिनट क्वेश्चन पूछता है कि अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहाँ होती है, अरोरा बोरेलिस कहाँ होते हैं, बहुत बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, अरोरा ऑस्ट्रेलिस, हिंदी में मेरे को यही बोलते हैं, अरोरा बोरेलिस, अरोरा बोरेलिस। तो याद रखना कि ऑस्ट्रेलिस तो याद कर लो ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया बस। हमें जानते हैं ऑस्ट्रेलिया कहाँ पाई जाती है, साउथ में। कहाँ होती है, साउथ में है ना। तो अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहाँ मिलेगी आपको, साउथ में, और अरोरा बोरेलिस इसका अपोजिट यानी नॉर्थ में देखने को आपको मिल जाएगी। तो ये थी हमारी क्वेश्चन, सॉरी ये थी हमारी थ्योरी वायुमंडल से रिलेटेड। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ प्रैक्टिस करने। ठीक है, तो चलिए तैयार हो जाइए। क्वेश्चन आता है पहला कि पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम क्या है। तो क्या मिलेगा, पहले ट्रोपोस्फियर, समताप मंडल, फिर आयन मंडल या फिर मध्य मंडल। दोस्तों हमने लिखाई थी आपको कि छोले समोसे में आया बाहर, तो छोले पहले आ जाएगा, फिर समोसे। ठीक है, मैं आया, तो मैं पहले यानी मध्य मंडल पहले, आयन मंडल बाद में आएगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया हमारा। ठीक भाई, दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है कि समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल। तो छोले समोसे यानी क्षोभ पहले है, समोसे बाद में, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो पहला ऑप्शन भी गलत, दूसरा ऑप्शन भी गलत। अब बचे 2 ऑप्शन हमारे, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। यानी छोले समोसे में आया बाहर, बाहर मंडल है नहीं, दैट मीन्स ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है और ये वाला भी गलत हो जाएगा। तो देखो आपने IAS 1998 का क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट की पावर। अगर आपको पता है तो आप बिल्कुल कर ही लेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पाया जाता है। ठीक है, अब चूंकि सबसे ज़्यादा वायुमंडल कहाँ मिलेगा, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले चलते हैं तो मिलता क्या है, ट्रोपोस्फियर। उसमें क्या होती है, सबसे ज़्यादा गैसें उसी में मिलती हैं। तो जहाँ सबसे ज़्यादा गैसेस होंगी वहीं तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी होगी। घनत्व क्या बोलते हैं, डेंसिटी, घनत्व। तो पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ मिलेगा, तो कहाँ मिलेगा आपको ऑप्शन देखो, कहाँ ट्रोपोस्फियर, ऑप्शन क्षोभ मंडल। कहाँ मिलेगा, क्षोभ मंडल। ठीक दोस्तों, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 कि संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं। तो यानी जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट होते हैं वो एटमॉस्फेयर के किस लेयर में पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो मैंने आपको बताया था अभी यहाँ पे कि सैटेलाइट दोस्तों कहाँ हमेशा छोड़े जाते हैं। तो सैटेलाइट कहाँ छोड़े जाएंगे, क्या स्ट्रेटोस्फीयर में छोड़े जाएंगे, नहीं। क्या क्षोभ मंडल छोड़े, नहीं। क्या आयमंडल में, नहीं। तो कहाँ छोड़े जाएंगे, बाहरी मंडल में, क्योंकि एक्सोस्फीयर में ही सैटेलाइट छोड़ा, वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स होता नहीं, इसलिए सैटेलाइट अपनी मर्जी से ऐसे ऐसे गोल 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 घूमते रहते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा, बाहरी मंडल यानी एक्सोस्फीयर। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी को किस सतह से परावर्तित होती हैं। UPPCS 1991 PCS का क्वेश्चन है। तो मैंने आपको बताया था कि रेडियो वेव्स किस लेयर में पाई जाती हैं, बताओ किस लेयर में पाई जाएंगी, क्षोभ मंडल के, क्षोभ सीमा के, आयन मंडल के, समताप मंडल। अभी जस्ट पढ़ाया, देखो मैं दिखा देता हूँ आपको, 1 मिनट रुको, अभी जस्ट पढ़ाया, अभी 1 मिनट। हाँ देखो ये पढ़ाया ताप मंडल, यहाँ पे पढ़ाया रेडियो वेव्स। तो रेडियो वेव्स कहाँ मिलेंगी, ताप मंडल यानी, और इसको ताप मंडल का भाग क्या होता है, आयन मंडल। ऑप्शन में अगर ताप मंडल है तो आयन मंडल ठोंक दो। ठीक है, तो रेडियो तरंगें किस में पाई जाएगी, क्वेश्चन है सिंपल, बताओ किस से परावर्तित होती हैं, बताओ भैया। ऑप्शन आ जाएगा हमारा क्या, आयन मंडल, बिल्कुल सही जवाब। क्या आपको मिलते हैं 7 करोड़ रुपए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता हमारा ये थोड़ा अच्छा सवाल है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, शायद इसमें डेट नहीं लिखी, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया था UPPCS में, UPPCS के एग्जाम में। सोचो आपसे ये क्वेश्चन मतलब अच्छी लेवल के क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जा रहे हैं, तो आप छोटे मोटे क्वेश्चन तो ईजी सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि ये जो डॉट A है वो किसको बता रहा है। इस क्षेत्र में वायुमंडल की परतें दी गई हैं,
ए से चिन्हित परत का निम्नलिखित को संदर्भित करती है। मतलब जो यहाँ पे ए लिखा हुआ है वो किस परत को संदर्भित करती है। देखो 20 किलोमीटर तो आपको पता ही है क्या होता है ट्रोपोस्फीयर, उसके ऊपर क्या चलता है 50 किलोमीटर तक वो क्या बोलता है क्या चलता है, वो चलता है स्ट्रेटोस्फीयर। तो स्ट्रेटोस्फीयर इसमें ऑप्शन है कि क्षोमंडल है, होगा नहीं, मध्यमंडल छोड़ो अभी, स्ट्रेटो राज समताप मंडल, तो क्या होगा इसका आंसर समताप मंडल। ए 50 किलोमीटर क्या होगा समताप मंडल। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन IAS 2011 का सवाल। आपको आता होगा तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, नहीं आता होगा तो नहीं कर पाएंगे अपने। अच्छा मतलब कहने का तात्पर्य अगर आपने वीडियो अच्छे से देखी होगी तो आप बिल्कुल ही कर पाएंगे। क्या क्वेश्चन, समताप मंडल के निचले भाग में जेट विमान बहुत आसानी और निर्विघ्नता से उड़ सकते हैं, इसका उपयुक्त स्पष्टीकरण क्या है। मतलब कह सकते हैं कि समताप मंडल में क्या होता है कि आराम से जो होते हैं वायु जेट विमान उड़ सकते हैं। जो जेट विमान है वो दोस्तों क्या कहाँ लिखा क्वेश्चन, समताप निचले भाग यानी नीचे वाले भाग में उड़ सकते हैं। क्यों उड़ सकते हैं उसका आप थोड़ा स्पष्टीकरण पूछा गया है। ये रहा ऑप्शन, समताप मंडल के निचले भाग में बादल या जलवाष्प नहीं होते इसलिए उड़ सकते हैं। क्या समताप मंडल के निचले भाग में ऊर्ध्वाधर पवन नहीं होती यानी ऊंची हवा नहीं होती, तो इसके दोनों ऑप्शन सही है क्योंकि हमें पता है कि समताप मंडल के निचले भाग में बादल तो होंगे नहीं, दूसरी चीज़ ठीक है, और ऊर्ध्वाधर पवन भी नहीं होगी, तो उसके ऑप्शन क्या हो जाएंगे दोनों। सीक्यू में बताया था समताप मंडल में क्या नहीं होता, मौसमी घटनाएं नहीं होती, तो बादल जब मौसमी घटना होंगी तो बादल कहाँ से आ जाएंगे, होंगे नहीं बादल, ठीक, और बादल हवा ही नहीं होगी, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें बिल्कुल सही बता रही हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारे 1 और 2 दोनों हो जाएंगे, ठीक। क्वेश्चन देखे कैसे, हाँ तो यहाँ पे आपको क्लास दी एंड। अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखी है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को दोस्तों लाइक ज़रूर कर दें, क्या कर दें, लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ठीक। धन्यवाद।